नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे हरियाणा बीजेपी की। हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी और आपसी कलह की, क्योंकि हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी और आपसी कलह अब आम सी हो चली है। इतनी आम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर मौजूद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भरे मंच पर अपनी नाराजगी न सिर्फ जाहिर करते हुए नजर आए, बल्कि मंच संचालक ने जब उनसे कुछ कहा तो वो भाषण छोड़ करके सीधे अपनी सीट पर जा बैठे और जितना भी भाषण दिया, जो भी समय उनको बोलने का मिला, उसमें कार्यक्रम के आयोजकों को जमकर कोसते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, मंच पर बैठे कई गणमान्य लोगों के नाम लेकर के उन पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो कुछ पर इशारों में तंज कसा। यानी खुलेआम हरियाणा बीजेपी में आपसी कलह उजागर हुई है और उसके बाद से सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या गुटबाजी और आपसी कलह के मामले में हरियाणा कांग्रेस के बाद अब प्रदेश बीजेपी भी इसी राह पर निकल चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम में बीजेपी के कार्यक्रम में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने ही संगठन के आयोजकों पर सवालों की बौछार कर दी। मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे और राव इंद्रजीत ने सीधे उन्हीं से अपनी बात रखी। राव ने कहा कि बतौर स्थानीय सांसद उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और स्थानीय लोगों को भी कार्यक्रम से दूर रखा गया। राव इंद्रजीत ने सवाल किया कि अगर यही कार्यक्रम पानीपत में होता तो क्या स्थानीय सांसद संजय भाटिया को नहीं बुलाया जाता, और अगर कार्यक्रम करनाल में होता तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को न्योता नहीं दिया जाता। राव ने ये तक कह दिया कि कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग उन्हें अपना नहीं मानते। आज इस सभा के अंदर शायद यहाँ के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज की मुझे आपत्ति है कि जहां प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहां नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, फर्जन संजय भाटिया जी बैठे हैं यहां पे, अगर ये प्रोग्राम पानीपत के अंदर हुआ होता तो क्या संजय भाटिया को ना बुलाया जाता? और अगर यह प्रोग्राम करनाल के अंदर होता तो क्या मनोहर लाल जी खट्टर को नहीं बुलाया जाता? उन्होंने साफ कहा कि पंजाबियों के नाम पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। राव का इशारा साफ था। गुरुग्राम में पार्टी को स्थानीय नेताओं और स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। और फिर राव का भाषण बीच में रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने जाते जाते ऐसा तंज कसा जिसने पूरे कार्यक्रम की सियासत को और गर्मा दिया। आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप भी आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। जो चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। हालांकि राव इंद्रजीत की नाराजगी पहली बार सामने नहीं आई है। राव साहब गाहे बगाहे पहले भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इस बार गुरुग्राम के मंच से राव इंद्रजीत सिंह के सवाल ऐसे वक्त पर आए जो बीजेपी संगठन में स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं लगातार होती रही हैं। हालांकि मंच पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अर्चना गुप्ता की मौजूदगी में राव को बोलने का मौका मिला, लेकिन राव की नाराजगी ने कार्यक्रम की सारी सुर्खियां अपनी तरफ खींच ली। यानी कार्यक्रम था विभाजन विभीषिका दिवस का, लेकिन गुरुग्राम के मंच से बीजेपी के भीतर की सियासी खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने राव इंद्रजीत के तीखे सवालों ने साफ कर दिया है कि स्थानीय नेतृत्व की नाराजगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे। उन्हीं के सामने
उन्हीं से कई तरह के सवाल करते हुए नजर आए राव इंद्रजीत सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा क्या कोई योगदान नहीं है, क्यों बुलाया नहीं जाता, क्या स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाना चाहिए, इस तरह की बातें वो बोलते हुए नजर आए और जमकर अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, ओंकार जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत विदु रावल जी आप ही से करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहचान पिछले कुछ समय पहले तक एक अनुशासनात्मक पार्टी के रूप में होती रही। एक पार्टी लाइन होती थी, उससे बाहर कोई जाता हुआ नजर नहीं आता था। भीतर भीतर भले ही कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अब खुलकर के बड़े मंचों पर जहां केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद होता है, वहां पर इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं। क्या हो गया है सर हरियाणा बीजेपी में? और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। हितेंद्र जी, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। मैं आमतौर पर डिबेट में जो विषय मुझसे पूछा जाता है उसी पर ही उत्तर करता हूं, लेकिन मैं आज आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण और संजीदा विषय पर हमें चर्चा आज हमने रखी। देश जो है विभाजन की विभीषिका को याद कर रहा है। मुझे भी जो डिबेट का विषय दिया गया था वो इसी विभाजन की विभीषिका पर ही दिया गया था। वहां पर एक कार्यक्रम में कुछ घटना हुई है, उस पर जरूर कमेंट आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है समय है हम उन करोड़ों भारतीयों को जो है जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया है उस अन्याय पर जरूर चर्चा करें। हम ये चर्चा करें कि किस प्रकार जो है विभाजन का जो दंश जो भारत ने झेला है, जो भारत को सशर्त जो इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों को अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, अपनी संपत्ति छोड़कर उस भारत जो कल तक भारत था, लेकिन कांग्रेस को सत्ता की लोलुपता थी, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, तो भारत का विभाजन स्वीकार करके बटे हुए भारत में लोग आए और उसमें किस प्रकार से 10 लाख भारतीयों की जान गई, 10,000 माताओं की, बहनों की अस्मिता जो है गई, किस आज हम याद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत है, आज के किसी भी कंट्रोवर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उस क्षण को याद करना है। उसकी स्तर पर प्रोग्राम आपने किए, राज्य स्तर पर भी आपने प्रोग्राम किए और उसी प्रोग्राम में ये एक बड़ी घटना सामने आई है, इसीलिए आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक घटना है, उस पर निश्चित तौर पर साल के 364 दिन हम मिलेंगे। मैं वही कह रहा हूं ना सर, मैं अब आपके कहने से मैं अपना मुद्दा बदलूं। पूरा देश याद कर रहा है सर, मैं हम और आप अन्याय कर रहे हैं। चाहता हूं विदु रावल जी, उन लोगों के साथ अन्याय के लिए श्रद्धांजलि जिन्होंने जिन देश के लिए कुर्बानी दी और जिन लोगों ने इस पीड़ा को सहा, उनके लिए दुख हमें भी है, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं, हम उनमें से अलग नहीं। उस विषय को नहीं भूल जाएं, लेकिन देश को आजादी का, देश की आजादी का ग्रहण ना लगा 80वां साल मना रहे हैं, जिस मर्म, जिस तकलीफ की बात है सर। देश की आजादी का 80वां साल मना रहे हैं उन लोगों में से जो पाकिस्तान और भारत के बंटवारे में जो लोग पीड़ित रहे, उनमें से मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और शायद प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो अब शायद ठीक है उन बातों को याद करना, अपने इतिहास को याद रखना और उन लोगों को याद करना, श्रद्धांजलि देना जायज है अपनी जगह। लेकिन आज का जो मुद्दा है, मेरा मुद्दा है, उस पर अब आप आ जाइए। मैं यही चाहता हूं आपसे कि हरियाणा बीजेपी में ये जो चीज चल रही है, जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था, उस पर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये जी। मुझे लगता है मिसकम्युनिकेशन के कारण है ये। केवल कहीं जहां पर भी त्रुटि है हम बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन चुके हैं, विभाजन का दंश झेले हुए जो है परिवारों से निकलकर लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो मैं आपको जरूर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। देखिए, मेरा इजराइल में जाना हुआ था 2 साल पहले, 2-3 साल हो गए हैं इजराइल गए हुए। लेकिन जब इजराइल के अंदर हमने देखा कि एक अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा म्यूजियम जो है, दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक बना हुआ है। मेरी बड़ी रुचि थी, लोग इजराइल जाते हैं, वहां पर जरूर जाते हैं उस म्यूजियम में। उस म्यूजियम में उन्होंने क्या संजो रखा है,
उस म्यूजियम में उन्होंने होलोकॉस्ट जो हुआ था इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ, उसको संजो रखा है, उनकी स्मृतियां रखी हुई हैं, उनकी चप्पलें जूते रखे हुए हैं। वो कहते हैं हम कितने विकसित हो जाएं, लेकिन हमारा जो सबसे बुरा काल था, जब 60 लाख यहूदियों को होलोकॉस्ट में जो है सड़ाकर मार दिया गया था हिटलर द्वारा, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी वो ठीक। यहां जब मैं और आप बात कर रहे हैं 2 करोड़ भारतीयों की कर रहे हैं, दुनिया को कैसे भूलने दें कि भारत के ऊपर जो है एक केवल लकीर खींचने भूलने दें, एक सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज ने एक लकीर खींच दी उस दिन को और हम भूल ही नहीं उससे सकते, 2 कभी नहीं करोड़ भूल सकते। भारतीयों की सुखबीर जीवन तंवर जो है जी, बिल्कुल बदल गया। सुखबीर 2 तंवर करोड़ जी, नहीं, अभी तक 8 करोड़ भारतीयों का जीवन बदला। ठीक है वो सर। सिरिल रेडक्लिफ जब ब्रिटेन में गए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप इतना बड़ा काम करके आए हैं, आपका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सम्मान नहीं होना चाहिए, मैं इतना बड़ा पाप कर आया हूं कि मैं कभी भी भारत दोबारा नहीं जा सकता। 8 करोड़ भारतीय मेरे खून के प्यासे इतना बड़ा पाप कर आया हूं, और उस पाप में जो सहभागी थे, जो सिग्नेटरी थे, उनको हमने अपने सिर पर दशकों तक बिठा कर रखा, देश के प्रधानमंत्री बनाया और उनकी पीढ़ियों को इस देश के अंदर जो है राज करवाया। आज उस विषय को कैसे हम छोड़ दें? ठीक है सर, उस विषय को कोई छोड़ नहीं रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ उस विषय को छोड़े, लेकिन आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज सवाल आपसे है, बीजेपी से है, इसलिए शायद। सुखबीर तंवर जी, हरियाणा बीजेपी में जिस तरह की सिचुएशन अब देखने को मिल रही है, ऐसी आमतौर पर कांग्रेस में रहती है। कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ फुटबॉल चलता है, लेकिन अब बीजेपी में खुलकर के इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए हितेंद्र जी, विभाजन विभीषिका का जो विषय है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से विगत के 3-4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी इस विषय का राजनीतिक करके एक निकृष्टम उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, आपके मूल विषय, मूल जो आज का एजेंडा है, इस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो हिंदू महासभा थी, उनके साथ मिलकर सरकार चलाने वाले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अनेक प्रदेशों में वो आज हमें इस भारतवर्ष को ज्ञान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके इतिहास की जानकारी फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। वो एक प्रदेश का नाम बताएं, कोई बात नहीं, विदु रावल जी, जहाँ पर मुस्लिम लीग के साथ किसी विदु रावल जी, आपके पास आऊंगा तब आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं विभाजन विभीषिका दिवस पर चर्चा कर रहा हूँ, ना आरएसएस पर चर्चा कर रहा हूँ, ना ही किसी और बात पर। चर्चा सिर्फ इस बात पर है। विदु रावल जी, विदु रावल जी, कोई बात नहीं, विदु रावल जी, क्योंकि आज इनकी नक्सली है, इसलिए ये पूरी डिबेट को डिस्ट्रॉय और बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप इनको। विदु रावल जी, आप सुखबीर तंवर जी अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, लेकिन मुद्दे पर रहिएगा, मुद्दा यही है। जी, मैं चुप हो जाऊंगा। विदु रावल जी, विदु रावल जी, विदु रावल जी, प्लीज स्टेट का कम से कम नाम बताएं। प्लीज विदु रावल, झूठ बोलता है आप मानेगा नहीं, ये वो लोग हैं नहीं। आपके बार-बार तंवर साहब आप अपनी बात कहिएगा सर। तंवर जी, देखिए जितेंद्र जी, आज का जो इस ये विषय रहा जी, विभाजन विभीषिका दिवस के अंतर्गत गुड़गांव में जो कार्यक्रम था और जिस तरह से सारा विषय सामने आया, और जो आज का परिचर्चा का विषय भी आपने रखा, इससे निसंदेह भारतीय जनता पार्टी में समन्वय, सम्मान और प्रोटोकॉल लगभग समाप्त प्राय है। इसका निकृष्टम उदाहरण आज प्रस्तुत हुआ। स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की निरंतर उपेक्षा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र प्रतीक हो रहा है, क्योंकि निरंतर उनकी उपेक्षा हो रही है। जिस तरह से विगत माह जो बावल में कार्यक्रम था, भारत के माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, और जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा हुई, और उसके बाद जिस तरह से स्थानीय विधायक माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी
और भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष और जो इनके मंडल और दूसरे विषय थे और जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे और नगर निगम के अध्यक्ष थे, सब उस कार्यक्रम से नदारद थे। वो अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय 6 बार के विधायक का निरंतर अपमान और उपेक्षा कर रही है। और देखिए, जब कोई जनप्रतिनिधि सांसद या विधायक निर्वाचित हो जाता है, उसके बाद वो समस्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। निसंदेह जिस प्रकार का अपमान राव इंद्रजीत सिंह का निरंतर हो रहा है, ये अहीरवाल और जो भारतीय जनता पार्टी को अहीरवाल क्षेत्र से खास तौर पे निरंतर जो जनादेश मिला है, उसका अपमान का प्रत्यक्ष उदाहरण। इसके अलावा जिस तरह से राव साहब ने पूछा कि अगर ये कार्यक्रम करनाल में होता तो क्या मनोहर लाल खट्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री की उपेक्षा हो सकती थी? कोई जवाब जो डम्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन, कोई जवाब उनके पास नहीं था। उनकी मौजूदगी में ये सवाल हुआ है। लीपापोती करने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज प्रमुख सवाल ये है और आज आपकी परिचर्चा का विषय भी है, स्थानीय सांसद को निरंतर निमंत्रण क्यों नहीं और बार बार उपेक्षा क्यों की जा रही है? और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का चाल चरित्र चेहरा विगत के 12 वर्षों में रहा है, मैं आज विफलताएं और इनके जो निकटतम करते हैं 12 साल के, उन पर चर्चा नहीं करूंगा। निश्चित तौर पे जिस प्रकार का विषय भारतीय जनता पार्टी का रहा है, अगर हम 2013 की बात करें, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा और आज वही कुंबा बिखरने की कगार पे है। इस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पुनः साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में समन्वयता, प्रोटोकॉल और सम्मान समाप्त हो चुका है। ठीक है ओंकार जी, जिस तरह के सवाल कांग्रेस को लेकर के अब तक उठते रहे, अब बीजेपी को लेकर के उठ रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के वाकया पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं। आज जो हुआ गुरुग्राम में, जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी सामने आई, देखने को मिला किस तरह से वो कोसते हुए नजर आए आयोजकों को, क्या कुछ समझ आ रहा है बीजेपी में, क्या स्थिति नजर आ रही है? हितेंद्र जी, मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा था जी कि जो परिस्थितियां कांग्रेस की हैं, वो परिस्थितियां बीजेपी की भी हैं। ये आंतरिक फूट है, सिर्फ सत्ता में होने के कारण ये फूट सामने नजर नहीं आ रही जी। आज जिस तरह से राव इंद्रजीत जी का दर्द छलका है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनकी अनदेखी हो रही है। और अहीरवाल बेल्ट में एकमात्र नेता है बीजेपी के जो अपने दम पर कई विधायक जिता कर लेकर आते हैं, और इनका इधर से उधर होना बीजेपी की सत्ता का खिसकना एक बराबर है। मैंने खुद देखा, राव इंद्रजीत जी जब बोल रहे थे, अभी उन्होंने बात शुरू ही की थी तो पीछे से किसी ने उनका कुर्ता खींचने की कोशिश करी, मतलब उनको इशारा दिया कि बात खत्म कीजिए। आज उनका दर्द झलका कि उनके क्षेत्र में मीटिंग हो और उनको न्योता ही ना दिया जाए। बहुत अजीब बात है। बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी बहुत बढ़ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ते पहले, आपने अनिल विज का बयान सुना होगा। अनिल विज का अंबाला छावनी क्षेत्र है, वहां के लिए विशेष पॉलिसी कैबिनेट बना रही थी और इसका दर्द छलका। ये बोला कि मैं 7 बार का विधायक हूं, मेरी क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, फ्री होल्ड पॉलिसी, और उसके लिए मुझसे राय तक नहीं लेगी। इसका मतलब क्लियर है कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो हरियाणा की नहीं है, वो ऊपर से थोपी हुई है, ऊपर के निर्देश अनुसार चल रही है। ये तो छोटी छोटी इंडिकेशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम देखें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्चना गुप्ता, उनका हर रोज नया बयान आता है और विवादित बयान होता है।
विवादित बयान सिर्फ इसलिए होता है कि वो खुद सुर्खियों में रहे और कोई कारण नहीं है। इतनी सी क्लियर बात हो चुकी है कि आज बीजेपी की परिस्थितियां कांग्रेस की परिस्थितियों से अच्छी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता में नहीं है इसलिए गुटबाजी नजर आती है, लेकिन बीजेपी सत्ता में है इसलिए गुटबाजी नजर नहीं आती। ठीक है जादौन साहब, आपसे समझने की कोशिश करता हूँ आखिरकार हरियाणा बीजेपी में क्या चल रहा है। क्या हरियाणा कांग्रेस की राह पर निकल चुकी है हरियाणा बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के नेताओं में गाये बगाए नाराजगी सामने आती रहती है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अपर लेवल का मामला हो गया क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं, उनके सामने इस तरह का भाषण। आप देखिए, ऐसा है कि आमतौर पर तो ये होता है कि जहाँ भी कोई संगठन होता है जी, चाहे वो पॉलिटिकल संगठन हो, राजनीतिक दल हो या कोई और दूसरे तरह के दल हो या कोई संस्थाएं हो, सब जगह गुटबाजी हो जाती है। बीजेपी की गुटबाजी आप अभी देख रहे थे जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखने लग गए थे अटल जी, वो अडवाणी जी, और तब भी खींचतान हो रही थी और मीडिया में खूब खबरें आ रही थी। वो जो है आलोचनाएं करने लग गए थे अडवाणी जी, अटल जी की, तो वहाँ दरार तो पैदा हो ही गई थी ना जी। अच्छा, इस तरह से जो है अभी हरियाणा में भी गुटबाजी आप अब देख रहे हैं क्या? देखिए, अनिल विज जो है मनोहर लाल जी की दोनों सरकार में परेशान रहे, उनके कोई डिपार्टमेंट छीन लिए जाते थे, उनके पसंद के अधिकारी नहीं लगाए जाते थे, अगर वो चाहते थे तो उन अधिकारियों को हटाया दिया जाता था, ठीक है ना। और इसके अलावा उनसे डिपार्टमेंट छीन लिए जाते थे, उनको प्रोग्राम पे पता नहीं चलता और उनके डिपार्टमेंट का प्रोग्राम हो जाता था। तो ये गुटबाजी नहीं तो और क्या थी। फिर अभी भी उन्होंने जो है ये आरोप लगाया खोल करके मुझे हराने की कोशिश की गई, मेरी हत्या तक करवाने की कोशिश की गई, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। तो ये आप राव इंद्रजीत में देख रहे हैं, आप अनिल विज में भी तो देखिए कि वो कितने पीड़ित रहे, और गुटबाजी तब से चली आ रही है। और गुटबाजी जब से जो है सत्तारोहण हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तब से ही है, और पहले भी रही होगी, लेकिन पहले दिखाई नहीं देती। जैसे ही वो पावर में आती पार्टी, ये एक तो लोगों की नजरों में आ जाती है अच्छी तरह से, सब लोग ठीक गहराई से देखते हैं, सब पता चलता है कि क्या चल रहा है। अब राव इंद्रजीत जी को तो बहुत परेशानी है, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ जो है नेतृत्व पर हमले करते रहते हैं। हालांकि हम इस बात पर तो नहीं जाते कि किसकी गलती है और कौन क्या है, लेकिन गुटबाजी है। गुटबाजी है कि जो आज का घटनाक्रम बता रहे हैं कि उनको जो है उनका भाषण जो है संक्षिप्त करने का प्रयास किया गया, और वो शायद ये भी कहते सुने गए कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, इनविटेशन तक नहीं था, यहाँ तक भी उन्होंने, हाँ इनविटेशन तक नहीं था। और वो बावल में भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें शिवराज सिंह चौहान आए थे, जो कृषि संबंधी था, जो खेत पता नहीं कौन सा खेत बचाओ मिशन अभियान का जो है कृषि से संबंधित उसका समापन था, उसमें जो है कई विधायक भी पहुंचे थे, ये बात भी आई थी। फिर वो जो है तो ये गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही है। जब से भारतीय जनता पार्टी का को सत्ता मिलनी शुरू हुई सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब से वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब से ये गुटबाजी जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन साल 2014 के बाद जिस तरह से बीजेपी ने दिखाया कि एक पार्टी लाइन तय हो गई, उसके ना कोई इधर जाता था ना कोई इधर, भले ही पार्टी किसी ने छोड़ दी उससे परेशान होकर के, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग जो पार्टी में रहे वो थोड़ा ठीक ही रहे। इस तरह से खुलेआम कोई गुटबाजी सामने आई हो ऐसा देखने को नहीं मिला, चाहे अगर किसी की गुटबाजी सामने आई भी तो वो उनको मान मनोबल वहीं हो गया। इतना ज्यादा खुलकर के कोई सामने नहीं आया था क्योंकि पिछले लगभग 1-1.5 महीने से ये एपिसोड चल रहा है। उससे भी पहले केंद्रीय राव इंद्रजीत और राव नरवीर के बीच में जुबानी जंग काफी लंबी चली, उसके बाद जिस तरह का एपिसोड लगातार चल ही रहा है, तो ये मामला लगातार चल रहा है, लंबा बढ़ता जा रहा है मामला। तो ये है कि सत्ता में सीनियरिटी भी तो बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जी। जैसे जैसे जब सत्ता में लगातार उनकी जो मौजूदगी रहेगी, तो फिर जो है गुटबाजी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा खींचतान शुरू हो जाएगी। अब हम देखिए कि कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल की भी है जी, और राव नरवीर और राव इंद्रजीत की भी है, और राव इंद्रजीत जो है वो करते रहते हैं अपने हिसाब से। वो एक बार निवेशक सम्मेलन हुआ तो वो इनडायरेक्टली अटैक कर देते हैं, वो मनोहर लाल जी पर भी अटैक कर रहे थे, वो भी तो करते हैं। वो भी बात नहीं, वो कहते थे कि
दक्षिण हरियाणा में जो है आपके एमएलए जिता दिए, हमने जिता दिए, सरकार बनवा दी, वो ये भी तो कह देते हैं। अब उसका कुछ ना कुछ तो लोग रेवेंज लेते हैं, फिर फुटबाजी तो ऐसी बढ़ती है फिर आगे, क्योंकि बयानबाजी और जो है छीटाकशी और आपस में जो तंज है, जो जिस तरह के जो है आप वो काउंटिंग करते हैं, और जब वो जो है तो उससे जो है जब आप जो है ठिकरे कसेंगे तो धीरे धीरे फिर वो बढ़ेगा, फिर वो जो उत्तेजना बढ़ती है, फिर लोग खींचतान शुरू कर देते, फिर वो जो है उसको व्यवहार में लाना शुरू कर देते कि कहा आपको इन्विटेशन नहीं देना या बोलने का मौका कम देना है, टाइम कम देना है, तो ऐसी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। विदुर रावल जी, क्या यही वजह है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के कई बयान इस तरह के पहले भी आते रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा तो है उनकी मुख्यमंत्री बनने की, और इस बात का उनका दर्द भी कई बार छलक चुका है, और जिस तरह के बयान उनके आते हैं पार्टी आलाकमान पहले भी उनसे शायद कई बार असहज रहा है, क्या यही वजह है कि उनको निमंत्रण तक नहीं भेजे जाते हैं? और कितनी सच्चाई इन आरोपों में जो उनकी तरफ से लगाए जाते हैं कि उनको निमंत्रण तक नहीं दिए जाते, लोग चाहते नहीं उनसे कि वो बीच में आए, उनके कार्यक्रमों में आए? देखिए, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राव इंद्रजीत जी के दर्द कभी छलका हो, उनके मन में कोई दर्द हो। मैंने कोई एक्सरे नहीं किया, मुझे कोई इस प्रकार की कोई मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। आप इजराइल, ब्रिटेन और विभाजन विभीषिका दिवस जो 1947 में जो हुआ, उसकी आपको पूरी जानकारी? सुनिए ना हितेंद्र जी, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, मैं आ जाऊंगा। आपको पूरी जानकारी है, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि मेरे को ऐसी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी, कोई एक्सरे, कोई स्कैनर की रिपोर्ट, कोई सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं है जिसमें मुझे जो है राव इंद्रजीत जी का दर्द दिखा हो, पहली बात। दूसरा, मेरे पास ऐसा भी कोई जानकारी नहीं है कि कोई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, वो जो है वो राव इंद्रजीत जी से असहज हो। हमने उनको 3 बार टिकट दिया है लोकसभा का, 2014 में, 2019 में, 2024 में। वो हमारे सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, उनकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। वो केंद्रीय मंत्री हैं 3 बार से, केंद्रीय राज्य मंत्री, टिकट पर चुनाव लड़कर वो जीते ही नहीं। करेक्ट करना चाहता हूं, मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया है 3 बार। तो ऐसा मेरे पास तो कोई पैरामीटर, कोई इस प्रकार का कोई किसी तरह का कोई बैरोमीटर भी नहीं है जो ये माप पाए। हाँ, ये मीडिया के अंदर कोई कयास लगाएं, कोई मनगढ़ंत कहानियां चलाएं, उसका मुझे नहीं पता। एक और महत्वपूर्ण बात आपके यहाँ पर हुई, एक यहाँ पर ये कहा गया कि अटल जी जब पीएम थे, अडवाणी जी सपने देखने लग गए थे। अब मुझे नहीं पता कि सपने देखने का कोई ऐसी साइंस ने कोई इजाद कर ली हो कि अडवाणी जी सपने देख रहे थे और इधर राजेंद्र जादौन जी को वो सपने जो है टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। मुझे नहीं, मैं राजेंद्र जादौन जी का सम्मान करता हूं पत्रकार के रूप में, लेकिन इस प्रकार की लूज स्टेटमेंट देना एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अटल जी का नाम प्रस्तावित किया था प्रधानमंत्री के लिए। याद कीजिए, मुंबई अधिवेशन 1995 का, सारे देश के अंदर यह चर्चा थी कि अडवाणी जी रामरथ यात्राओं का नेतृत्व करते हुए आए हैं, और पूरे देश के अंदर यह चर्चा थी शायद अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे 1996 के लोकसभा चुनाव में। अडवाणी जी यकायक खड़े हुए और बोले कि हम अटल जी के नेतृत्व में अगले साल 1996 का लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है लोकसभा का चुनाव, वो लड़ेंगे। वो अडवाणी जी के बारे में इस प्रकार की बातचीत आपके यहाँ पर लूजली हो रही है। जी के बारे में आपने बात कह दी, लेकिन सवाल मैं फिर से वापस ऐतिहासिक तथ्यों की बात मैं वापस लौटता हूँ, राव इंद्रजीत सिंह पर वापस लौटता हूँ। आपने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुनिए विदुर रावल जी, देखिए ना, आपने उनका जवाब देना था, मैंने आपको रोका नहीं। आपने उनका जवाब देना था, मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन मैं वापस सर उसी मुद्दे पर आऊंगा। आपने कहा नहीं है, मैं थोड़ा सा आपकी याददाश्त को रिमाइंड करवा देता हूं, ताजा करवा देता हूं क्या कुछ उनके बयान रहे हैं पहले। आज का बयान तो आपने सुना होगा, कम से कम ये तो आप मानेंगे कि आज आपने सुना राव इंद्रजीत सिंह को? आज सुना? आज उन्होंने क्या कहा वहां बैठे हुए मंच पर नेताओं को जो गणमान्य हैं, चाहे उसमें स्वामी धर्मदेव हो, कम्युनिकेशन हो जाता है बड़ी पार्टियों में। ये कोई कांग्रेस जैसा छोटा सा दल तो है नहीं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन आपने कहा ना कि आपके पास कोई जानकारी नहीं, आपके पास कोई एक्सरे नहीं। मैं थोड़ा सा एक्सरे करवा देता हूँ, पीछे ले चलता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने जब तीसरी बार वो सांसद चुने गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सम्मानित नेता राव इंद्रजीत सिंह को टिकट देकर के जिताया, उसके बाद भी उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया,
और यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्र में मंत्री बनाया। इस बात को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो मुझे पूरी उम्मीद है, आपको याद आ जाएगा, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा अफसोस तो है, समर्थकों में नाराजगी तो है कि मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, केंद्रीय राज्य मंत्री ही रखा गया। गलत कहा? यहाँ तक क्या गलत कहा उन्होंने? हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कुछ गलत कहा उन्होंने, लेकिन आप समझिए ना उनकी कुछ भावनाओं को। नहीं, ये कोई सुनिए ना, सुनिए, अफसोस है, इसमें कोई महत्वाकांक्षा आपको नजर नहीं आती। उन्होंने ये कहा कि अहीरवाल को, अहीरवाल क्षेत्र को वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही सरकार में। मैं एग्जैक्ट शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने कही कि प्राथमिकता नहीं मिल रही, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही अहीरवाल क्षेत्र को, वो नेतृत्व नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि यहाँ से तो वो हर बार सरकार बनाने का काम करते हैं। ये बात भी उन्होंने कही। तो इसमें क्या आपको समझ में आता है? आप मुझे 30 सेकंड देंगे ना? एक मिनट और सर। दूसरे पैनलिस्ट ने एक विषय उठाया है जी, उस पर भी मैं 30 सेकंड का जवाब देना चाहता जी। हूं। मैं आपके प्रश्न का पहले उत्तर देता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि आप 30 सेकंड मुझे उस पर भी उत्तर देने का समय बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। देखिए, अहीरवाल के सबसे बड़े नेता हैं वो अक्रॉस पार्टी लाइन, क्या इसमें कोई शक है? नहीं। ये कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता बोल रहा है। मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। राव इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है हरियाणा में। मैं बोल रहा हूं ये बात, आधिकारिक प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात जो है, जहां तक राज्य मंत्री बनने पर यह कहना कि मेरी उम्मीद और बड़ी थी, तो क्यों नहीं होगी? हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से मां भारती के लिए श्रेष्ठ कर पाए, उस भूमिका में जाकर श्रेष्ठ कर पाए। हम ये मानते हैं कि मैं अगर ये मानता हूं कि मेरी योग्यता इससे अधिक है काम करने की, और मुझे जिस दिन अवसर मिलेगा मैं करूंगा। भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना हमारा स्वप्न है, और ये स्वप्न हम खुद बता रहे हैं। ये टीवी पर नहीं टेलीकास्ट होते स्वप्न वैसे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है बोलने में। और फिर जिनको आप केवल राव इंद्रजीत जी का समर्थक बोल रहे हैं, अगर वो इच्छा रखते हैं कि उनके नेता को कुछ और बड़ा दायित्व मिलना चाहिए, उसमें भी कोई सहजता होनी चाहिए। इसमें हम क्या कृत्रिमता क्या ढूंढ रहे हैं? अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने, क्योंकि अपनी डिबेट पर मैंने एक जगह आपत्ति जताई थी जी। और ये कांग्रेस इकोसिस्टम दशकों से झूठ फैलाता आ रहा है। ये कहते हैं मुस्लिम लीग के साथ मिलकर राज किया, बिल्कुल झूठा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये नेहरू जी, ये जिन्ना साहब, इनके सामने दस्तावेज कौन सा पड़ा है पता है जी? ये थोड़ी देर के अंदर भारत के विभाजन पर सिग्नेचर करने वाले हैं जी। ये सामने सिग्नेचर करने की मेज पर बैठे हैं। ये सामने बैठकर एक ही दस्तावेज पर नेहरू और जिन्ना ने साइन किया था, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने भारत के। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये भारत की इंटरिम सरकार जो थी 1946 की, उसमें मुस्लिम लीग के साथ इंटरिम सरकार में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मुस्लिम लीग के साथी उनके कैबिनेट के अंदर हैं। लियाकत अली जो बाद में जाकर कांग्रेस पार्टी, जो बाद में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, वो नेहरू जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये देखिए ना, ये लियाकत अली के साथ मिलकर समझौता करने हैं। ये लियाकत नेहरू पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सिंधु जल समझौता भी नेहरू जी ने किया पाकिस्तान के साथ। ये तो लियाकत अली तो मुस्लिम लीग के नेता थे ना, उनके साथ मिलकर लियाकत नेहरू पैक्ट कर रहे हैं शरणार्थियों को लेकर। और ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बैठकर तय किया जा रहा है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर तय कर रही है कि राज में कितना हिस्सा किसको मिलेगा। अब जो है इन्होंने जो झूठ बोला उसकी भी परत खोल देता हूं मैं। ये कहते हैं मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। एक मिनट मेरा केवल 10 सेकंड का उत्तर है। सुखबीर तंवर जी, 10 आपने मेरे को रोक दिया था, मैं रुक गया था। आपने मुझे रोक दिया था, मैं रुक गया। सुखबीर जितेंद्र जी जी, मैंने अब पढ़ते खोल दिए सुखबीर हैं। तंवर जी, तुम्हारी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी तो नहीं है। जितेंद्र जी प्लीज आप एक बार इनको शांत अरे करें। जितेंद्र जी क्या बात है, ओंकार जी, क्या मुद्दा है? ओंकार जी, ये कमाल की बात कर रहे हो आप। ये अगर यार अगर बोला गया यहाँ पर, अगर कोई ओमकार सिंह को क्या तकलीफ है? अगर कोई किसी बात को लेकर के सवाल उठाएगा, ओमकार सिंह को कांग्रेस ओंकार पार्टी जी, ज्वाइन करने, कांग्रेस विदुर पार्टी रावल ज्वाइन जी, करे। विदुर रावल जी, इतना ओमकार हाइपर सिंह होने की क्या जरूरत करेगा? नहीं क्या है। बोलेगा? आपने 30 सेकंड मांगे थे सर, उससे ज्यादा आपने ले लिया।
लेकिन ओंकार जी, अगर कोई किसी बात को लेकर के कोई आरोप लगाएगा तो उसका जवाब देने का उसका हक है कि नहीं, ये बता दीजिए। तो जो आरोप उन पर लगे वो उसके अपना जवाब दे रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी और इसमें सीधे तौर पर साफ तौर पर पता चलता है कि राजनीतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं उसमें क्या कोई लाभ लेने का प्रयास नहीं किया जाता। चाहे किसी की पुण्यतिथि बनाइए, चाहे जयंती बनाइए, हर चीज में राजनीतिक दल यही तो ढूंढते हैं कि कहीं से हमें 4 वोट फालतू मिल जाए, सत्ता में आप आ जाएं। लेकिन जब किसी पर आरोप लगेगा सर, उसका जवाब तो कोई देगा ना। अब उन्होंने जादौन साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की बात की तो उन्होंने उसका जवाब दिया। और अगर सुखबीर तंवर जी ने कुछ सवाल उठाया विभाजन विभीषिका को लेकर के तो उस पर विदुर रावल जी ने 30 सेकंड मांगे, मैंने दे दिए, उसमें क्या गलत है सर? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 10 सेकंड मेरे ओंकार जी, मेरे बीच में ये ओंकार जी, उसका आज के मुद्दे से कोई मतलब है? मैं कार्यक्रम को मुद्दे पर रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई किसी पर किसी भी तरह का कोई अलग से कोई आरोप लगा देगा, क्योंकि आज का दिन है विभाजन विभीषिका का दिन है, बीजेपी ने कार्यक्रम बनाया, बीजेपी तो चाहती है कि उस पर चर्चा हो, उनको मौका मिले कांग्रेस पर आरोप लगाने का, कांग्रेस के वोट अपनी तरफ करने का, वो तो चाहते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनको शुरुआत में मौका दिया, इसलिए उन्होंने उसको ग्रैब कर लिया। इसमें क्या आपत्ति आ गई? अभी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, अभी मैं सुखबीर तंवर जी के पास ही जा रहा हूँ, अभी वो फिर से इस पर कोई कमेंट करेंगे। लेकिन मुझे 10 सेकंड मेरे दे दीजिए। सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे विदुर रावल जी, सिर्फ 10 सेकंड, जो भी कहना चाहते हैं जल्दी से कहिए। 10 सेकंड बाद मेरी बात पूरी हो जाएगी। देखिए, कहते हैं भाजपा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। भारत का विभाजन हो चुका था 1947 में, मुस्लिम लीग चली गई थी जाकर पाकिस्तान में। अब की मुस्लिम लीग के साथ तो सरकार कौन चला रहा है? वर्तमान में भी केरल में चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 6 अप्रैल 1980 को। सुखबीर तंवर आरएसएस ने कभी कोई सरकार नहीं बनाई। रावल जी, आरएसएस का सरकारों से कोई लेना देना नहीं रहा। रावल जी, आरएसएस का कोई आज तक कोई व्यक्ति विधायक नहीं बना। विदुर रावल जी आरएसएस से नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं रहे क्या? तुम गुंडे हो, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करने दूंगा विदुर रावल जी। मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं म्यूट कर दूंगा दोनों को, अगर कोई भी हो चाहे वो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं विदुर रावल जी, कतई नहीं, कोई नहीं करेगा, राष्ट्रभक्तों को गुंडा बोलेंगे, कोई नहीं करेगा विदुर रावल जी। कोई जरूरत नहीं है आपके मन माफी का। अगर मुद्दा नहीं है, अगर आपके मन माफी मुद्दा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बातें करने की। सुखबीर तंवर जी, आ रहा हूं मैं सर आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। विदुर रावल जी, ऐसे इस तरह से नहीं होता ना सर। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने सवालों के बस ठीक है, इतना ही। मैं सवालों से नहीं बच रहा हूं, इतना ही होता है। लेकिन ये कोई गलत अपशब्द बोलेगा, गुंडा बोलेगा राष्ट्रभक्तों को। सर, कौन राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं है? कौन राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं है? हम प्राउड फील करते हैं, वी फील प्राउड कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो ठीक है सर, आप अपना पक्ष रखिए, ऐसे कोई आरोप नहीं, इस तरह के कोई आरोप नहीं जिस पर कोई भी विवाद हो। सुखबीर तंवर जी, जो आज का मुद्दा है, क्योंकि अहीरवाल को लेकर के लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, अहीरवाल को क्या वाकई वो प्राथमिकता सरकार में नहीं मिल रही है जिसका दर्द बार बार छलकता है राव इंद्रजीत सिंह का, जिसको लेकर के क्या उनको अपनी प्राथमिकता, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है इस चीज में, या वो वाकई अहीरवाल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, कांग्रेस ने अहीरवाल को क्या दिया? जिस प्रकार कांग्रेस ने अहीरवाल को विदुर रावल जी है, और उस विषय पे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बुद्धिमान प्रवक्ता ने एक बार भी सीधा जवाब नहीं दिया। और दिन में भी मेरी एक डिबेट थी आपके चैनल पे, उसमें भी जो प्रवक्ता आएगा उसको भी तथ्यों की जानकारी नहीं थी, और इन तथाकथित बुद्धिजीवी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। नितिन नवीन जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको तथ्यों की पूरी जानकारी है, इसका नहीं है। देखिए, आज विषय व्यक्ति विशेष का नहीं है, आज विषय 6 बार के निर्वाचित प्रतिनिधि और अहीरवाल के मान सम्मान
और जनादेश के अपमान का निकृष्टतम विषय। स्थानीय जनप्रतिनिधि को निरंतर सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखने की जो एक राजनीतिक साजिश चल रही है, आखिर उसका औचित्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए। और जिस तरह से जो ये मुझे झुठलाने का प्रयास कर रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आमने सामने दिखा लो, मैं इतिहास के प्रमाण लेके आऊंगा और ये मैं साबित बताइए ना, बताइए, आपका झूठ निकला। महासभा में आरएसएस ने कब सुखबीर तंवर जी और विजय रावल जी, मैं तो तस्वीरों के साथ दिखा रहा हूँ। सुखबीर तंवर जी, 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 हमारे को दिखाइए ऐसी तस्वीर जो इंजीनियर चला, ये आज ये जिन्ना के साथ मिलकर साइन कर रहे हैं। निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन इन बातों का कोई फायदा है क्या? सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी और विजय रावल जी, इन बातों का कोई फायदा है क्या अगर आप इस तरह से आपस में एक दूसरे पर सिर्फ टिक्का टिप्पणी करेंगे अपनी विचारधारा को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के? क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, मैं माफी चाहता हूँ। सुखबीर तंवर जी सुनिए सर, सुखबीर तंवर जी सुनिए, विजय रावल जी आप भी सुनिए। सुखबीर तंवर जी और विजय रावल जी आप दोनों सुनिए। नहीं सुनूंगा मैं। म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। दोनों गेस्ट को एक बार के लिए म्यूट कर दीजिए। आज का ये मुद्दा क्यों रखा गया? क्या आपको सुखबीर तंवर जी ये समझ आया? आप म्यूट है फिलहाल, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप म्यूट हैं, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा क्यों रखा गया है? क्योंकि न सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, गुरुग्राम के विधायक भी हैं राव इंद्रजीत सिंह, और अगर इस तरह की खटपट होती है, सरकार के साथ समन्वय नहीं रहता है, चाहे वो पार्टी के साथ समन्वय नहीं रहता है, तो उससे पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। और गुरुग्राम को लेकर के वैसे ही विजय रावल जी आपके लिए किस तरह की किरकिरी होती है, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी ये खबरें चली जाती हैं कि किस तरह की स्थिति है, यहाँ पर गटरों में लोग गिर गिर करके मरते हैं। क्या कुछ स्थिति है? मैं उस पर आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा, इसीलिए इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि एक अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्षेत्रीय सांसद की अगर इस तरह की नाराजगी होती है और अगर उस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि एक तरफ साइबर सिटी है गुरुग्राम, दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में नूह का क्षेत्र भी आता है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो भी सबके सामने है। वो सबसे पिछड़े हुए जिलों में आता है देश के। विजय रावल जी देखिए, नूह पर काम जो है जितना हमने किया है उतना किसी पूर्ववर्ती वाल में जो विकास की गंगा बहाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहाई है। ये तो केवल गंगा जमुनी तहजीबों में रहे, केवल मुस्लिम लीग के साथ समझौतों में रहे, केवल मुस्लिम लीग के साथ राज बांटने में रहे। इन्होंने अगर कोई विकास का कार्य किया होता तो अहिरवाल आज 15 साल बाद भी कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों बार बार कांग्रेस के लोग हार रहे हैं अहिरवाल से? बार बार कांग्रेस के लोग केवल अहिरवाल से नहीं, पूरे हरियाणा से हार रहे हैं, पूरे देश से हार रहे हैं। जहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं अमेठी, बीच में ये देखिए ना, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं। कंवर साहब, मैं क्यों मजबूर करते हैं बार बार? आप लोग क्यों मजबूर करते हैं? मैं इस मुद्दे का मकसद बता चुका हूं ना, क्या है इसका मकसद, समझ आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी इस तरह की बातें, इस तरह की आपने हितेंद्र जी सवाल पूछा है बिना मतलब की बातें। हितेंद्र जी, आपने कहा नूह जो है भारत के सबसे पिछड़े हलकों में सवाल से ये सवाल ठीक है सर। नूह गुरुग्राम में विकास की बातें बाद में, क्योंकि जब क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सम्मान ही नहीं होगा, उनको उचित सम्मान नहीं मिलेगा, क्षेत्रीय कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो चीजें शुरू होती हैं, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। पहले इस बात पर है कि उनको निमंत्रण नहीं मिलता, वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं ये बात। आपने सुना आज का भाषण, आज भी उन्होंने यही कहा। देखिए, आपने जो उन्होंने भाषण में कहा वो आप कई बार बता चुके हैं डिबेट में, और उसका जवाब आपसे मिला नहीं ना सर। और मैं उनके हर शब्द के साथ जो है उनको, मुझे लगता है कि वो एक पीड़ा में है, एक तकलीफ में है, इसलिए उन्होंने कहा। और वो पीड़ा जो क्षणिक है, जो मिसकम्युनिकेशन कोई हुआ होगा उसके नाते है, क्षणिक पीड़ा महीने दर महीने नहीं खोजिए। लेकिन आपने, हितेंद्र जी, मुझे जवाब देने का तो कृपया समय दीजिए ना। बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि ऐसे मुश्किल सवाल आप खोज कर लेकर आते हैं। मुझे उत्तर देने का समय दीजिए जी। आपने नूह को जो पिछड़ा जिला बताया वो बिल्कुल निश्चित तौर पर है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में जो नूह में विकास हुआ है
उसको आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए पिछले उससे पहले के 60 वर्षों से। और केवल नू कोई क्यों, जहां पर ये खानदान जो है चुनाव लड़ता है, जो रायबरेली, सुल्तानपुर और जो अमेठी का एरिया है, वो भी सबसे पिछड़ा हुआ है, जबकि दशकों तक इस खानदान ने जो भारत पर काबिज रहा, ठीक है, उसने राज किया वहां पर। आपको अब इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, जब देश के सबसे पिछड़े जिलों पर बात करूंगा तब इस पर भी कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे। लेकिन ओंकार जी, जिस तरह की सिचुएशन दक्षिण हरियाणा की फिलहाल दिखाई दे रही है राजनीतिक तौर पर, जिस तरह का एक पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र में भी राज्य में भी, उसमें जो स्थिति देखने को मिल रही है, जहां मंत्रियों में आपस में नहीं बन रही है, स्थानीय विधायकों से नहीं बन रही है, इस तरह की स्थिति बन रही है, तो इसका नुकसान तो जनता को ही होता है कहीं ना कहीं। ओंकार जी, इनका तो परिवार ही टूट गया। ठीक है सर, विदु रावल जी, कोई बात नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए, उनका परिवार टूट गया। कांग्रेस में अब तक गुटबाजी चल रही थी, लेकिन अब आपके घर में आ गई है, तो मुझे तो लगता है कि आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल सत्ता में आप हैं, वहां पर बने रहना, और जिस तरह की सिचुएशन है उसके आगे क्या होगा वो तो देखिए, वो तो भविष्य के गर्भ में है सर। लेकिन मैंने ओंकार जी को मौका दिया, उनको बोलने दें, मैंने ओंकार जी को मौका दिया, उनको बोलने दें जी। नहीं, ओंकार जी बताए ना, वो अपना घर क्यों नहीं संभाल पाए? हाँ ठीक है, वो हमें उपदेश देने की बजाय अपने घर के बारे में आप भी उपदेश देते हैं, कभी इनेलो को, कभी कांग्रेस को, आप लोग भी उपदेश देते हैं, इसमें ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? ओंकार जी नहीं, इनका तो ठीक है विदु रावल जी, इम्पोर्टेड है। ओके सर, ओंकार जी भी इम्पोर्टेड है इनका तो। ओंकार जी, ओंकार जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? परिवार क्यों नहीं बचा पाए अपना? हितेंद्र जी, ये क्या हो रहा है? आप अपनी बात रखिए सर। ओंकार जी, देखिए हितेंद्र जी, ये निशब्द हैं, क्योंकि ये क्या बोलेंगे इस बारे में? विदु रावल जी, इनका हो तो सकता है परिवार उन तक भी आवाज नहीं नहीं पहुंच रही हो, मैं उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, अपनी टीम से कहूंगा कि उनसे जुड़ने की कोशिश करें। ओंकार जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। देश की आवाज नहीं पहुंच रही है इनके कान में। विदु रावल जी, अगर विदु रावल जी, ये कोई तरीका होता है क्या विदु रावल जी? ये बार बार इंटरप्ट करेंगे आप ऐसे? मैं आपसे प्लीज करके बात कर रहा हूं सर, वो गेस्ट हैं, इस चर्चा में जुड़े हैं। मुझे बिना बात इंटरप्ट किया था विदु रावल जी, मैंने उनको रोका था, लेकिन अब आप कर रहे हैं और मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपसे बार प्लीज करके बात कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब उनका टाइम है, उनको बोलने दीजिए। आप बार बीच में एक इस तरह के कटाक्ष, आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हित में जो भी करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं, मैंने आपको रोका नहीं ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी गेस्ट का टाइम भी लेंगे। ओंकार जी, अपनी बात रखिए सर। हितेंद्र जी, जिस तरह से जी बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता का अपमान हो रहा है और उनको समय नहीं दिया जा रहा, उनको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी में आंतरिक परिस्थितियां कांग्रेस के जैसी बन चुकी हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई के बारे में नहीं बनी है, क्या बोला गया था, बजरलाल जी के बारे में क्या बोला गया था रेखा शर्मा जी द्वारा, और किस तरह से बिफरे थे कुलदीप बिश्नोई जी। बाद में उनके बेटे को प्रदेश उपाध्यक्ष बना के उनको विदु रावल जी, सुनने का वादा भी रखिए, अगर अपनी पार्टी पर बात आई है, सुनेंगे, समझेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, इस बात को भी समझिए। हितेंद्र जी, देखिए, मेरे को जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, या तो इनको 2 मिनट के लिए साइलेंट, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर, इतना 2 मिनट से ज्यादा मेरे पास टाइम है भी नहीं, मुझे जादौन साहब का आज बीजेपी सत्ता में है, जिसके करके इसके नेता बोल नहीं पा रहे हैं जी, क्योंकि इनको लगता है, इनके नेताओं को लगता है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, एनआईए विपक्ष पर कार्रवाई करती है, वो इनके नेताओं पर भी कर सकती है। ऐसी परिस्थितियां अनिल विज के साथ भी हैं। वो 7 बार के विधायक हैं, उनको भी वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। कुलदीप बिश्नोई को वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, वो निश्चित रूप से बीजेपी को विघटन की तरफ लेके जाएंगी। और ये जो बदतमीज प्रवक्ता है बीजेपी का, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से। नहीं ओंकार जी, डायरेक्ट टिप्पणी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, किसी से भी, मैं किसी को भी अलाउड नहीं करूंगा इस तरह से, किसी को भी अलाउड नहीं करूंगा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। मैं रोक रहा हूं उनको भी, और मैंने आपको भी रोका सर, आपने भी बीच में बोलने की कोशिश की थी, मैंने आपको भी रोका। मैं इस तरह से नहीं चलने दूंगा सर। जादौन साहब, एक आखिरी कमेंट चाहूंगा सर आपका चर्चा में, क्योंकि
बार बार चर्चा से डाइवर्ट करने की कोशिशें रही हैं। आज की चर्चा मैं जिस तरह से चाहता था, जितनी सार्थक चाहता था, उतनी नहीं हुई दुर्भाग्य से। लेकिन आपको क्या लगता है सर, जो स्थिति बीजेपी में चल रही है उसको देखते हुए क्या ये कहना गलत है या ठीक है कि हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, नेताओं में आपसी सिर्फ फुटअव्वल जो देखने को मिलता था, अब वैसा ही कुछ कुछ हरियाणा बीजेपी में भी दिखने लगा है? जादौन साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? शायद जादौन साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चर्चा में आखिरी कमेंट विदुर रावल जी आपसे, सिर्फ 30 सेकंड, जो भी आप कहना चाहते हैं जल्दी से। पार्टी ये मानती है कि एक बड़ा परिवार है जी, अपने परिवार को संजो के रखना, अपने परिवार के अंदर समन्वय बनाना, और एक बड़ा मिशन जो है, और बड़ा मिशन क्या है, भारत को विकसित बनाना। बड़ा ध्येय क्या है, भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना। इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। छोटे मोटी कहीं पर कोई घटना, मिसकम्युनिकेशन होती रहेंगी, लेकिन आज महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा सार्थक हुई है। देश को पता चला है कि विभाजन की विभीषिका जो है वो उसमें किस प्रकार से कांग्रेसियों ने सत्ता प्राप्त करने के लिए असंख्य भारतीयों का बलिदान करवाया, रक्त रंजित है ये। ठीक है विदुर रावल जी, बहुत शुक्रिया। तंवर साहब आपका भी, और ओंकार जी, राजेंद्र जादौन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन हरियाणा बीजेपी में देखने को मिल रही है, चाहे पहले कुलदीप बिश्नोई की बात रही हो, अनिल विज की बातें रही हों, या फिर दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह की बातें रही हों, अब तक तो यहाँ तक था कि चलो ठीक है, आपस में अगर कोई नेता एक दूसरे नेता को पसंद नहीं करते हैं तो उनमें आपस में कुछ अनबन सी लगी रहती थी, इसको लेकर के हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी के सवाल उठते थे। लेकिन अब ये दायरा जो है वो बढ़ गया, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अगर मंच पर मौजूद हैं और वहीं राव इंद्रजीत इस तरह से अपना दर्द बयां करते हैं, और जो मंच पर मौजूद जो गणमान्य लोग हैं उन पर सवाल उठाते हैं, जो आयोजक हैं उन पर सवाल उठाते हैं, तो मामला अब ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा बीजेपी किस तरह से इस मामले को देखेगी और किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करेगी, या फिर ये मामला कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हरियाणा में बनती हुई नजर आएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।